आप सभी दोस्तों का स्वागत है इन देपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक बार हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। हम पढ़ते थे कक्षा 6 की जो प्राचीन हमारा राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारे शिक्षक भर्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। और आज का अध्याय हमारा है अध्याय 4, जो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। उससे पहले हमने 3 अध्याय पढ़ चुके हैं जो हमारे इस परीक्षा दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये हमने पढ़े थे और ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक ये हमारा राजस्थान है। हमारे राजस्थान के बारे में जानकारी है। राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान होता है उनकी सामान्य जानकारी इन किताबों के अंदर दी गई है और ये सभी भर्तियों परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे एलडीसी हो, चाहे रीट हो, चाहे एसआई हो, चाहे आरएस हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, ये सभी भर्तियों के लिए उपयोगी है। और नॉर्मली जो बीएसटीसी के लिए विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। और हमारे जो भी कंटेंट हम जहाँ डालते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं और जो भी जानकारी हम डालते हैं आपको तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए। इस जो बनास और गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे ये प्रस्तर युग के अवशेष हमें इन नदियों के किनारे मिले हैं। अगला क्वेश्चन, धातुओं में मानव से सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। मानव में सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया गया वो तांबे धातु का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, ना कि लोहे का, ना कि चांदी का। सर्वप्रथम किसका किया था? तांबे का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। यानी तांबे के सर्वप्रथम अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए। ये हैं कालीबंगा, हनुमानगढ़, गणेश्वर और आहड़ से। आहड़ है गणेश्वर है सीकर के अंदर, आहड़ है उदयपुर के अंदर। ये 3 जगहों से हमें राजस्थान के जो ताम्रवती संस्कृति के अवशेष हमें मिले हैं। एक तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़, ये तीनों सभ्यता हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, गणेश्वर जो नीम का थाना सीकर के अंदर है और आहड़ उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। द्वस्वती नदी और सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा वर्तमान में जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो प्राचीन समय में उसे द्रस्वती और सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कि किस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? हनुमानगढ़ जिले से कालीबंगा का संबंध है। और हनुमानगढ़ की पीलीबंगा तहसील से कालीबंगा स्थित है। वहीं पर ये राजस्थान का प्राचीन सभ्यता स्थल है। और कालीबंगा, अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कालीबंगा 1994 से पहले किस जिले के अंदर थी, तो 1994 के अंदर हमारे गंगानगर के अंदर थी। कहाँ थी? श्री गंगानगर जिले के अंदर ही कालीबंगा स्थित थी। और 1994 के बाद में हनुमानगढ़ का गठन होने के बाद में ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में चली गई। अगला क्वेश्चन, अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा में उत्खनन करने वाले कौन थे। अमलानंद ने ये सभ्यता की पहचान की, उनके बाद में इन्हें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को ये सूचना दी और उन्होंने इसको उत्खनन कार्य के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। एक तो थे बीबी लाल और बीके थापर। कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर। बालकृष्ण थापर, ये बीबी लाल 2 थे। अगला क्वेश्चन,
कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? वर्तमान में जो घग्गर नदी के नाम से सरस्वती, प्राचीन सरस्वती जानी जाती है, वो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा वर्तमान में स्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। और इसकी जो खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में, और खोज जो इन्होंने उत्खनन कार्य किया वो भी किताब बेबी लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ किससे बनी हुई थी? और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा की सभ्यता की नालियाँ किससे बनी हुई थी? ये लकड़ी से और ईंटों से बनी हुई थी, कच्ची ईंटों से और लकड़ी से बनी हुई थी। एकमात्र ये सभ्यता है जिसकी पानी की नालियाँ यानी गंदे पानी की नालियाँ लकड़ी से बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ईंटों का प्रयोग किया जाता। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर होती थी? कहाँ पर बनी होती थी अग्नि वेदिका? अग्नि वेदिका चबूतरे पर बनी होती थी। कालीबंगा में एक और ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है, कालीबंगा में जूते हुए खेत के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में क्या मिले? जूते हुए खेत के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? कालीबंगा की जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी नगर का, जिस प्रकार उनकी व्यवस्था की गई थी, और वह एक सभ्यता के समान थी, वह सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। कौन थी? सिंधु सभ्यता, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान के अंदर स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जिसमें मोहनजोदड़ो भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? कालीबंगा में प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चार दीवारी के बाहर जो नगर की चार दीवारी थी उनसे हट के कृषि की जाती थी। और राजस्थान में सर्वप्रथम या इंडिया के अंदर सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं पर कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? गाय के मुख के समान जो प्याले थे वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? यानी बैल के सम्मान से एक जो हमें तांबे की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? वो कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। अगला क्वेश्चन है कि कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? कांस्य का दर्पण हमें कालीबंगा से मिला है। और अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना एक कंधा प्राप्त हुआ है? कंगा। हाथी दांत से एक बना हुआ हमें एक कंगी प्राप्त हुई, कंगा कहते हैं उसे, कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा सभ्यता, किसी भी सभ्यता का उसका विनाश काल सर्व महत्वपूर्ण है कि ये कब से कब तक रही और इनका विनाश कौन से वजह से हुआ। और कालीबंगा का जो विनाश हुआ वो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से कालीबंगा का विनाश हो गया। नदियों का पानी सूखने, क्योंकि घग्गर नदी का प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जानी जाती, उनका पानी सूखने और राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिले में यहाँ पर भी मरुस्थल पाया जाता, उन मरुस्थल के बढ़ने के कारण कालीबंगा सभ्यता का विनाश चरम पर पहुँच गया था। और कांस्य का दर्पण और हाथी दांत से बना एक कंगा और जो तांबे की बैल की मूर्ति और गाय के मुख के समान प्याले, ये सभी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? पहले ये हमें प्रश्न का एक बिंदु पता चला है कि धूलकोट, ये धूलकोट कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर ये धूलकोट है। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? धूलकोट, ये आहड़ सभ्यता धूलकोट उदयपुर में स्थित है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को पहले ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती, धूलकोट, किसे? धूलकोट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? धूलकोट की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। किसकी? पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी। और कालीबंग जो मकान थे वो ईंटों के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए? कितने? 6 चूल्हे प्राप्त हुए। ये आहड़ सभ्यता से है, आहड़ उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता से हमें ये 6 चूल्हे प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन कि एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? ये सामूहिक परिवार का प्रतीक है। एक ही परिवार के अंदर जो 6 चूल्हे, जिसका यह सामूहिक परिवार का ही प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता है। यह आहड़ सभ्यता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आहड़ सभ्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? ये भट्टी के आकार के हैं। चूल्हे कौन से? भट्टी के आकार के ये चूल्हे, 6 चूल्हे बने हुए हैं। कहाँ पर? आहड़ सभ्यता के अंदर। 26वां क्वेश्चन है कि कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? ये आहड़ सभ्यता के जो निवासी थे, ये बर्तन बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कला इनके पास थी। अगला क्वेश्चन 27वां आपकी स्क्रीन पर कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाल और भूरे रंग में रंगे हुए थे। आहड़ सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन मिले वो लाल और भूरे रंग से रंगे हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आरपीसी और कर्मचारी चयन बोर्ड के बहुत ही फेवरेट है बन चुके हैं कि ये आहड़ सभ्यता में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा है। इस आहड़ सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनका रंग लाल और भूरे रंग का है। 28वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि और 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई है? 26 किस्म की मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई। यह है आहड़ सभ्यता से संबंधित। 29वां क्वेश्चन कि धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? ये गिलूंड और भगवानपुरा है। धौलकोट के विध्वंस होने के बाद में ये गिलूंड और भगवानपुरा के आसपास रहने लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? और उदयपुर के जो वल्लभ तहसील के अंदर है वो बालाथल, वो ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। ताम्र पाषाण कालीन, तांबे और पाषाण है पत्थर, तांबे और पत्थर का कालीन, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए? 6 चूल्हे कहाँ से प्राप्त हुए थे? यह आहड़ सभ्यता से हुए। आहड़, धूलकोट, उदयपुर और ये 11 कमरे के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए। ये बालाथल सभ्यता से। कहाँ से? बालाथल, वल्लभनगर ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कि बालाथल में जो ताम्र सभ्यता तो है, ताम्र पाषाण कालीन यहाँ पर जो अवशेष मिले, उनके अलावा किस सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले? यहाँ जो लास्ट स्टेज के अंदर बालाथल के अंदर लौह कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी लौह कालीन सभ्यता है, तो ये बालाथल सभ्यता करना, ना कि आहड़ सभ्यता करना। 33वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बैराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? बैराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से? ये बालाथल से है। यानी 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं। एक तो हमें ये पता चला है कि इन्होंने लिखा कि बैराठ जयपुर के अलावा, तो इसका मतलब ये होता है कि बैराठ जयपुर के अंदर बुने हुए वस्त्र के अवशेष जरूर मिले हैं। और दूसरा है बालाथल से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन
गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष, इस प्रश्न का थोड़े ध्यानपूर्वक आप सुना कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सीकर जिले से हुए हैं। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। अब वर्तमान में नए जिले बनने के बाद में जो नीम का थाना है ये तहसील से होकर अब वर्तमान में ये जिला है। क्या है? जिला नीम का थाना। तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में वर्तमान में स्थित है और पहले सीकर में थी। कहाँ पर थी? सीकर। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता ये ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से? ताम्र संचित संस्कृति के नाम से ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? ये दोहरी प्रद्वार सिरा वाले तांबे की जो पेन थे वो पश्चिम और मध्य एशिया तक इनका निर्यात होता था। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए? ये हैं 2 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन कि लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? लोहकालीन जो पुरातात्विक स्थल हैं ये राजस्थान में कौन कौन से? एक तो थे बैराठ जो जयपुर है, सांबर है और बागौर रेड है टोंक के अंदर। बैराठ जयपुर, सांबर भी जयपुर में है और ये सभी हमें ये लोहकालीन पुरातात्विक स्थल हैं। अगला क्वेश्चन कि बैराठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये बैराठ जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि बीजक की पहाड़ियाँ और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? ये बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी या भीम डूंगरी राजस्थान के बैराठ से संबंधित है और राजस्थान का ये बैराठ आता है जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत काल में बैराठ को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में बैराठ को किस नाम से जाना जाता था? ये विराटनगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विराटनगर के नाम से ये महाभारत काल में जाना जाता था। 43वां क्वेश्चन है कि पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बताया था? और ये जयपुर के आसपास विराटनगर में पांडवों द्वारा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया गया था। अगला क्वेश्चन है 44वां, राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है। मौर्य काल का ही प्रमुख केंद्र बैराठ रहा है। किस स्थान से? अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से अशोक के भाब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त? ये बैराठ से हैं। इस प्रश्न का सही आंसर बैराठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46वां, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, ये बैराठ से। अगला क्वेश्चन है 47वां आपकी स्क्रीन पर कि 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की थी? ये 36 मुद्राओं में से ये 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। 48वां है 36 चांदी की मुद्राओं में कितनी मुद्राएं पंचमार्क थी? ये थी 8। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ? ये सभी हुए हैं बैराठ से। कहाँ से हुए? बैराठ से। और ये हमारा लेसन, आज का हमारा लेसन समाप्त हुआ है और इनके जो हमने लगभग 50 क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कशन की और इस चैप्टर के अंदर हमारे जो इतने ही महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। और इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको जुड़ना है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहां पर आपको हर चीज़ से अपडेट करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।